अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे साथ हैं तनवीर खालिद साहब हैं। इनका मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा, इंटरव्यू हम करेंगे और इन्होंने जो अचीवमेंट्स की हैं लाइफ में उन पे हम बात करेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने इनका ज़िक्र किया था। ये उस व्लॉग में भी आए थे। तो उसमें हमने ज़िक्र किया था कि ये पीपीए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इनकी टॉप पोजीशन है, फिर गोल्ड मेडल भी हैं, उन पे अभी हम बात करते हैं। तो उस वक्त मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि एक इंटरव्यू आप दें जो हमारे देखने वालों के लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा। तो अभी जो है अभी आई एम सॉरी अभी तनवीर खालिद साहब असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं एक जगह पे, वो भी अभी हम आपको बताते हैं। तो इनसे फॉर्मली इंटरव्यू हम शुरू करते हैं। तो तनवीर खालिद साहब, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र खैरियत से। आसिफ भाई, आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी, मेरा ताल्लुक़ जो है वो साउथ पंजाब के लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब का, हमारा रहीम यार खान, वहाँ से है। तो वहीं पे मेरी मतलब कि जो वो बर्थ प्लेस भी वही है और उसके बाद मेरी स्कूलिंग भी सारी रहीम यार खान से ही है। तो रहीम यार खान से मैंने जो है मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर काफ़ी फेमस और काफ़ी ओल्ड स्कूल है। तो वहाँ से मेरा जो है वो मैट्रिकुलेशन है, वहीं से तकरीबन सारी अपनी स्कूलिंग वहीं से हासिल की। तो फिर उसके बाद मैंने जो था वो एफएससी जो थी वो वहीं पर, गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर, गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज, तो वहाँ से मैंने जो है वो अपना एफएससी जो था वो वहाँ से कंप्लीट किया है। अच्छा, एफएससी पे मैं अभी बात करता हूँ। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो है जब स्कूल में थे तो इर्द गिर्द का माहौल ज़रा बताइए कि वहाँ माहौल कैसा था? क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी? शहर में थे, देहात में थे, कैसा माहौल था? हमारा जो बेसिकली हम लोग रहते थे वो शहर में ही था, रहीम यार खान मेन सिटी के अंदर। और वो स्कूल भी बिल्कुल इन दी हार्ट ऑफ सिटी आप कह सकते हैं, बिल्कुल सिटी के सेंटर में है। और वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी अवेलेबल थी, मतलब ट्रांसपोर्ट की भी थी। एज ए होल जो वो स्कूल था, ऑल्दो वो गवर्नमेंट स्कूल था, लेकिन उस लिहाज से वो अच्छा वेल मेंटेन्ड स्कूल था। टीचर्स भी अच्छे थे, लैब फैसिलिटीज़ भी थी, मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ पर। तो इस वजह से वो वहाँ पर ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा कि जैसे होता है कि शहर से बहुत दूर था, या कोई ये सदर्न पंजाब के बारे में लोगों का जनरल इम्पैक्ट यही होता है कि बहुत फार फरलॉन्ग एरियाज़ हैं, वहाँ पर लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हो सकती हैं भी वहाँ पर कुछ एरियाज़ में। लेकिन फॉर्चुनेटली जो हमारा मतलब कि घर और वो जो स्कूल है वो मेन सिटी के अंदर है, तो इस वजह से हमें कोई ऐसा जो है वो चीज़ें, इस तरह की हर्डल्स नहीं फेस करनी पड़ी। लेकिन फिर भी अच्छा स्कूल था और स्कूलिंग वहाँ पर बहुत अच्छी रही, अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैट्रिकुलेशन आपने कर लिया, फिर उसके बाद आपने एफएससी भी वहीं से पढ़ा, रहीम यार खान से? जी बिल्कुल, वो एफएससी भी हमारे वहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज था, ख्वाजा गुलाम फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, तो वहाँ से ही मैंने एफएससी जो थी वो की। और मैट्रिक के बाद वहीं से एडमिशन ली, क्योंकि वो जो स्कूल और वो जो कॉलेज है बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो बिल्कुल से शहर के अंदर और मेन सिटी के अंदर। और वो इस तरह से ना उसमें काफ़ी मतलब कि ईज़ है, वहाँ पर एक्सेस है, तो इसी वजह से उसी कॉलेज को हमने चूज़ किया। और जब हमने एफएससी की, उस वक्त प्राइवेट कॉलेजेस का तो इतना ट्रेंड नहीं था, और वो एक अच्छा इदारा है जिसकी प्रॉपर हिस्ट्री है उस कॉलेज की भी। और अब तो वो जस्ट लाइक एक मिनी यूनिवर्सिटी है वो, जो मतलब कि जो है वो कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो उसमें एफएससी में आपके सब्जेक्ट कौन से थे? हाँ, एफएससी में मैंने जो था वो प्री मेडिकल चूज़ किया था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हमारे इस तरह से था सिचुएशन फैमिली में कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। जैसे होता है ना बच्चे को कि फ़ोर्स करते हैं कि आपने मेडिकल में जाना है, आप इंजीनियरिंग करेंगे, आप इसमें जाएं, तो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। मतलब पेरेंट्स ने कहा कि जो आपको पसंद है वो सब्जेक्ट्स आप जो है वो चूज़ करें। तो मैंने अपनी मतलब बाय चॉइस बिल्कुल और जो था वो प्री मेडिकल चूज़ किया, क्योंकि इंटरेस्ट था बायोलॉजिकल साइंसेज में, लाइफ साइंसेज में, तो इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया। बायोलॉजिकल साइंसेज में आपका इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ था? मेरा इंटरेस्ट जो था वो डेवलप हुआ ऑलमोस्ट जब 8th क्लास की बेसिक जो साइंस की बुक्स होती हैं, उसमें जो बेसिक बायोलॉजिकल साइंसेज में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, या मैं उनको बहुत जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेता था।
तो मुझे लगा कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है। देन 9th-10th में भी उसके साथ साथ वो इंटरेस्ट डेवलप होता गया एंड देन लेटर ऑन मैंने उसको जो था वो चूज़ किया FSC के लिए। तो FSC में आपने प्री मेडिकल रखा, तो क्या एम ये था डॉक्टर बनने का, मेडिकल डॉक्टर बनने का प्लान था, या आप कुछ और पढ़ना चाहते थे? उस वक़्त जो था एक ऑप्शन था मेडिकल डॉक्टर का भी था। अब मेरी फैमिली में ना इस तरह से है कि जो मेरे सबसे बड़े मामू हैं वो जो हैं बेसिकली उन्होंने PhD की हुई थी बायोकेमिस्ट्री में फ्रॉम द लीड्स यूनिवर्सिटी UK से। तो वो भी मतलब प्री मेडिकल उनसे इंटरेक्शन रहता था। अब वो उनकी बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजिकल साइंसेज के हवाले से जब वो घर आते हैं उनसे डिस्कशन होती रहती थी। इसके अलावा भी मतलब कि एक और मामू हैं वो प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के, और उसके अलावा एक मामू जो है वो ENT सर्जन हैं, एक डेंटल सर्जन हैं। मतलब मल्टीपल लोगों से, मल्टीपल फील्ड्स के लोगों से इंटरेक्शन था कि जो लाइफ साइंसेज है वो मेडिकल डॉक्टर की तरफ भी आप जा सकते हैं, आप उसके अलावा भी फील्ड्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि मेरा के एम कि मैं मेडिकल डॉक्टर ही बनूंगा। उसमें ये भी था एक तरफ कि बायोलॉजिकल साइंसेस में आगे जाया जा सकता है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, इस तरह के फील्ड से ना एक वो था, एक ब्रॉड मतलब के माइंड मेकअप था कि हाँ ये फील्ड्स हैं। उस वक्त थोड़ी सी मतलब कि अवेयरनेस थी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, तो इस वजह से फिर मेरा मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था। ऑल्दो मैंने FSC के बाद इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन की प्रॉपर, जैसे कोचिंग ज्वाइन करके बच्चे करते हैं प्रॉपर मैंने की, लेकिन मैंने इंट्री टेस्ट नहीं दिया। मैंने अपना प्लान ये किया कि मैं BSc करता हूँ, तो वो भी मैंने बाय चॉइस जो था वो सिलेक्ट किया। यानी कि FSC में आपने तमाम जो डायरेक्शंस हैं, तमाम रास्ते ओपन रखे हुए थे, वरना आम तौर पे स्टूडेंट या वालिदैन की तरफ से एक प्रेशर होता है कि लाजमी प्री मेडिकल करें, डॉक्टर बने, वो बनते नहीं हैं, फिर काफ़ी डिसहार्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद फिर आपने BSc की या BS किया? उस वक्त BS होता था या BSc की, क्या पढ़ा और कहाँ से पढ़ा आपने? तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, खासकर पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए FSC, क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन रहता है। वो एक जो प्रेशर बिल्डअप हुआ हुआ है ना हमारी ओवरऑल सोसाइटी के अंदर, ये नहीं होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स को या बच्चों को स्टार्टिंग फ्रॉम द FSC एंड ड्यूरिंग द मैट्रिक भी उनको बताना चाहिए कि ये जो है वो हमारे पास प्री मेडिकल अगर आप आगे चूज़ करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड्स हैं, और पाकिस्तान के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फ़ॉरेन क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में प्रॉपर एक काउंसलिंग कोई इंस्टीट्यूट हो, या विद इन द स्कूल्स कोई इंस्टीट्यूट्स हों, या विद इन कॉलेजेस वो इंस्टीट्यूट्स हों कि जो बच्चों को प्रॉपरली गाइड करें। मेरे मतलब कई स्टूडेंट्स थे जो FSC में जिन्होंने 4-4 दफ़ा मतलब कि अपीयर हुए, रीअपीयर हुए, इम्प्रूव करते रहे FSC, और प्री उसके बाद MD कैट को उसको इंट्री टेस्ट को इम्प्रूव करते रहे। अगर उनका एडमिशन नहीं हुआ, मैंने उनको बहुत डिसहार्ट भी देखा है, और कुछ ऐसे थे लकीली जो सिलेक्ट हो भी गए। लेकिन ना एक अजीब सी एक बच्चा जो है, जो स्टूडेंट जो है, वो हमेशा कश्मकश में रहता है, जहनी तौर पर तनाव में रहता है, टेंशन सी रहती है, उसके चेहरे से नज़र आ रहा होता है, और उसकी पर्सनैलिटी ना उस तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पा रही होती। मे बी वो बहुत क्रिएटिव हो किसी और फील्ड के अंदर। तो इसको थोड़ा सा ना देखना चाहिए लोगों को भी, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, और बच्चों की साथ साथ ड्यूरिंग जो है वो टीचिंग उनको काउंसलिंग करते रहने चाहिए थोड़ा थोड़ा सा उनको, ताकि बताते रहें, ताकि प्रेशर बिल्डअप ना हो। तो आपने ऐसे पूछा, BSc जो थी वो मैंने चूज़ की। उसमें मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो उसका हमारा BS होता था, लेकिन क्योंकि हमारे जो सिटी था रहीम यार खान, वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी उस वक्त ना। तो अभी तो वहाँ पर है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और इंजीनियरिंग की, तो उस वक्त नहीं थी। तो हमारे पास ऑप्शन जो था वो कॉलेज से BSc करने का था, और सेकंड ये था कि BS के लिए फिर हमें बहावलपुर जाना पड़ता है। बहावलपुर जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, उसका ऑप्शन था करीब तरीन जो थे। फिर BZ जो है मुल्तान में, तो उस वक्त BSc एक अच्छा मतलब कि ट्रेंड था उसका। तो फिर मैंने BSc चूज़ की, क्योंकि वो कॉलेज भी अच्छा था, हम आउट ऑफ द सिटी जाना भी कभी प्रॉब्लम नहीं था अपने शहर में रहते हुए, और वहाँ से सारी चीज़ें मतलब कि कॉलेज से एडजस्ट थे हर लिहाज से ना। तो इसलिए मैंने फिर BSc को प्रेफर किया। 2 ईयर BSc थी, और उसमें जो सब्जेक्ट्स मैंने चूज़ किए वो यही थे। मेरे पास बॉटनी थी, ज़ूलॉजी थी, और साथ केमिस्ट्री था। ये कम्बिनेशन था मेरा, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री का। अच्छा, तो आपने ये सब्जेक्ट फिर BSc वहीं से की, और उसके बाद फिर क्या सोचा आपने? इस दौरान मैं ये पूछना चाह रहा था आगे हम क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें पता है कि गोल्ड मेडल वगैरह है, इस दौरान कोई पोजीशन आपकी थी FSC में, BSc में, मैट्रिक में कहीं पे? मैट्रिक FSC में ऐसे तो कोई पोजीशन नहीं थी, लेकिन अच्छे ग्रेड्स थे। एंड देन BSc में जो था वो
उसमें जो मेरा अपना कम्बिनेशन था ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, उस सेशन में मेरे अपने पूरे डिवीजन में जो बॉयज़ कॉलेजेस थे उस इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर, उनमें हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे अपने कम्बिनेशन में। तो वो उसमें ये था कि हमारे बीएससी में जो टीचर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रूम किया था हमें हर लिहाज से, मतलब करिकुलर भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी। हमने कॉलेज में अपनी सोसाइटी बनाई हुई थी, साइंटिफिक सोसाइटी थी, ज़ूलॉजी की, ज़ूलॉजिकल सोसाइटी, और उसका मैं 1 साल प्रेसिडेंट रहा, एक साल जनरल सेक्रेटरी रहा। तो उन चीज़ों से भी ना स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, चीज़ों के बारे में एक्सपोजर इंक्रीज़ होता है। हम उसमें ये करते थे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना तो हमने कोई सेमिनार करते थे, जैसे कोई हेपेटाइटिस डे है तो हमने वहाँ पर जो हॉस्पिटल था शेख ज़ायद हॉस्पिटल, वहाँ पर किसी डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करनी जो हेपेटाइटिस के स्पेशलिस्ट हों, या अपनी टीचर से कहना कि आपके कोई जानने वाले डॉक्टर हैं, उनको बुला लेना बच्चों के साथ टॉक के लिए, छोटा सा सेमिनार कर लेना। इस तरह के हम प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज करते रहते थे अवेयरनेस के हवाले से। तो वो भी एक अच्छी चीज़, अच्छा एक एक्सपीरियंस था, उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो बाकी फिर बीएससी तो जैसे मैंने बताया कि उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे बहुत। तो फिर बीएससी फिर आपने कर ली, उसके बाद फिर आपने क्या सोचा, क्या माहौल था, क्या आप कोई जॉब करने का सोच रहे थे, या फिर आपने क्या सोचा मास्टर्स करना है, फिर आपने एमएससी की? हाँ जी, बीएससी के बाद जो एक वो प्लान तो यही था कि मास्टर्स ही करना है उसमें। और उसमें जो ऑप्शंस थे मास्टर्स की में, वो मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ को उस वक्त जो था वो फोकस किया, एक यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब और सेकंड जो थी वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों में अप्लाई किया डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर, मतलब मॉलिकुलर बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में एंड केमिस्ट्री में, ज़ूलॉजी में, जितने लाइफ साइंसेस के जो फील्ड्स थे जिनमें जो मुझे मतलब के पसंद थे, उन सब में जो था मैंने अप्लाई किया। तो फिर आपका एडमिशन कहाँ पर हुआ? हाँ, एडमिशन जो था मेरा बस पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने जो था वो केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर जेनेटिक्स और ज़ूलॉजी, इन चारों में मेरा मतलब कि इंटरेस्ट था। तो अब उसमें जो था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर ये था कि वहाँ पर जैसे वो प्रोविंसेस का कोटा होता है, कुछ इस तरह से था, तो उसमें मेरा स्लाइटली कुछ पॉइंट से जो था वो मेरिट नहीं बना। दैन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था, यहाँ पर मैंने तमाम टेस्ट दिए। तो जो उसका एंट्री टेस्ट हुआ उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, जो था एंट्री टेस्ट था बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी का एमएससी, और सेकंड हाईएस्ट थे बिल्कुल माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के एंट्री टेस्ट में, और 5th या 4th नंबर पे हाईएस्ट थे ज़ूलॉजी के एंट्री टेस्ट में, और केमिस्ट्री में भी अच्छे मार्क्स, मतलब मेरा सभी डिपार्टमेंट्स में एडमिशन हो गया था। ठीक है, तो अगेन फिर वही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद बाय चॉइस देखा कि मुझे कौन से फील्ड में जाना चाहिए, तो मैंने फिर उसको चूज़ किया बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी को एमएससी के लिए। बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी एक ही फील्ड है? उसमें ये है कि जो इंस्टीट्यूट है ना, अब तो वो स्कूल बन गया, स्कूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, उसमें इनिशियल जो 1 ईयर होता था एमएससी का, वो हम कंबाइंड कोर्स पढ़ते थे। फिर उसके बाद फ्रॉम द 3rd सेमेस्टर हम ये चूज़ करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करनी है या बायोटेक्नोलॉजी में, तो इनिशियली उसको इसी तरह से कहते हैं। लेकिन मेरी जो स्पेशलाइजेशन है एमएससी में वो बायोकेमिस्ट्री में है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में। या मेरे जहन में आ रहा था कि आप जब रहीम यार ख़ान में बीएससी आपने की, तो किसने मशवरा दिया आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का? किसी से आपने मशवरा दिया था या ख़ुद ही आपको दोस्तों से पता चला था कि ये 2 यूनिवर्सिटीज़ मुझे टारगेट करनी चाहिए? उसमें मल्टीपल उसमें थे, मतलब कि मेरे पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज, एक तो ये था कि टीचर्स थे जो वहाँ से क्वालिफाइड थे, कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से एंड कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, उनसे डिस्कस होता रहता था ड्यूरिंग द क्लास कि किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और किस तरह से है। और इसमें से बस इसी तरह, और इसके अलावा इंटरनेट उसका अवेलेबल था, और हम लोग मतलब कि इंटरनेट पे सर्च करते थे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है और किस तरह से है, पाकिस्तान के अंदर कौन सी अच्छी रैंकिंग है, या जिसके बारे में हमने टीचर से सुना होता था, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, तो वो पार्ट टाइम ये सर्च कर लेते थे। अच्छा, इसमें ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि जो एमएससी है इसमें आपका कोई गोल्ड मेडल था या इसमें गोल्ड मेडल नहीं था? हाँ, एमएससी में जी मेरी पोजीशन थी। अच्छा। और एमएससी बायोकेमिस्ट्री में मेरे जो था वो अपने सेशन में मैं टॉपर था एंड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उसमें एमएससी। अच्छा, एमएससी में आपका गोल्ड मेडल है? जी बिल्कुल। ठीक है।
फिर एमएससी आपने उसके बाद फिर क्या सोचा कि आपने क्या पढ़ना है, एमफिल करना है या कुछ और सोचा हुआ था, जॉब करनी है, क्या सोचा फिर उसके बाद आपने? उसमें जो था आफ्टर एमएससी यही था कि एमफिल करना है। देन उसके फ़ौरन बाद जैसे ही जस्ट कंप्लीट जैसे हुआ, बिल्कुल फाइनल जो सेमेस्टर था उसका फाइनल थीसिस वाइवा जैसे ही कंप्लीट हुआ, वेरी नेक्स्ट डे मैंने एमफिल जो था वो ज्वाइन कर लिया। और वो फिर मैंने अपनी डिग्री जो थी वो स्पेशलाइज़ कर ली कि मुझे बायोकेमिस्ट्री ही उसमें रखना चाहिए, तो मैंने उसमें स्पेशलाइजेशन बायोकेमिस्ट्री ही रखा। और मैंने ये की मतलब कि स्पेसिफिकली अप्लाई किया पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसी डिपार्टमेंट में बायोकेमिस्ट्री में ही। तो उसमें जो था वो उसमें भी यही हुआ कि जब मैंने एंट्री टेस्ट दिया तो उसमें ही मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे उसके एंट्री टेस्ट में भी, और फिर इसीलिए बड़ा इजीली एडमिशन हो गया वहाँ पर। तो फिर एमफिल जो था वो वहीं से मैंने कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी से। अच्छा, ये एमएससी में आप ये जिक्र कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का, तो ये क्या स्पेशलाइजेशन करवाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें एमएससी में? आखिरी साल इनका या आखिरी सेमेस्टर इनका स्पेशलाइजेशन का होता है? हाँ नहीं, इसमें ये होता है कि अब तो ये बेसिकली शुरू में जब हम लोगों ने किया था तो उसका बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी के जो इनिशियल कोर्सेज थे वो पहले 2 सेमेस्टर्स में कॉमन थे, एंड थर्ड सेमेस्टर से एंड फोर्थ सेमेस्टर जो लास्ट ईयर जिसको हम कहते हैं एमएससी का सेकंड ईयर वैसे कहते हैं, तो लास्ट 2 जो सेमेस्टर थे वो स्पेशलाइज्ड थे, मतलब बायोकेमिस्ट्री वालों के जो कोर्सेज थे वो सेपरेट हो जाते थे और बायोटेक्नोलॉजी वाले के कोर्सेज उनके उस फील्ड के लिहाज से सेपरेट हो जाते हैं। तो फिर वो बायोकेमिस्ट्री मतलब कि वो फिर डिग्री जो उनको अवार्ड होती है वो होती है एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, और जो दूसरे हैं उनको डिग्री अवार्ड होती है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। सही सही, क्योंकि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में आखिरी जो सेमेस्टर होता है वो स्पेशलाइजेशन का होता है, तो यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, फिर आपने एमफिल के लिए आपने कहा उसमें एंट्री टेस्ट जो आपने दिया उसमें भी टॉप पोजीशन थी आपकी, तो फिर एमफिल आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से? जी, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से आपने किया। और सुपरवाइज़र कौन थे आपके? हाँ, उसमें मेरे जो रिसर्च सुपरवाइज़र थे वो प्रोफेसर डॉक्टर अमीन अतर साहब थे, और वो अभी मतलब कि रजिस्ट्रार भी रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो थे मेरे रिसर्च सुपरवाइज़र। तो अच्छा, और ये बताएंगे किस सन की बात है ये? जब ये है मैंने कंप्लीट किया एमफिल 2012 में। 2012 में, हाँ जी। तो 8 to 10 एमएससी का सेशन था, 10 to 12 जो था वो एमफिल का एमएस उसका सेशन था। तो एमफिल में भी फिर आपने गोल्ड मेडल लिया या? हाँ जी, उसमें भी जी बिल्कुल। एमफिल में जो था ना उसमें मेरी टॉप पोजीशन थी, और मैं मतलब कि फिर फर्स्ट पोजीशन ही थी मेरी। तो उसमें ये होता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में उस वक्त, अब तो वो गोल्ड मेडल अवार्ड करते हैं, उस वक्त मेडल नहीं अवार्ड करते लेकिन मेरिट सर्टिफिकेट और वो प्रॉपर उसी तरह थे, मतलब उसमें भी मेरी फर्स्ट पोजीशन है, एमफिल में भी फर्स्ट पोजीशन है मेरी। तो उसके बाद बस जब मैं मतलब कि एमफिल कर रहा था, एमफिल के थर्ड सेमेस्टर था आई थिंक, तो उस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब अनाउंस हुई लेक्चरशिप की, तो मैंने फिर उसमें अप्लाई कर दिया। तो फिर जब मेरा एमफिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब अभी फाइनल सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर रिसर्च वर्क थीसिस वर्क चल रहा था, तो उस वक्त ही मतलब कि मेरी फाइनल सिलेक्शन हो चुकी थी। तो अच्छा, हाँ। उस पर थोड़ा सा आप बताइए, आपने क्या पहले से सोच रखा था कि पीपीएससी में आपने अपीयर होना है? उसमें मतलब कि इतना ज़्यादा मैं डिफाइंड अभी नहीं था कि मैंने जो है वो यही करना है, इस तरह से नहीं था। मल्टीपल ऑप्शंस थे कि पीएचडी स्टार्ट करूँगा आफ्टर एमफिल, या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए देखूँगा, या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में ही इवन, क्योंकि मैं ड्यूरिंग एमफिल ही पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं एज ए जॉब कर रहा था एज ए रिसर्च एसोसिएट की, तो वो भी मैं साथ साथ एमफिल के साथ वो भी मेरी जॉब कंटिन्यू थी, क्योंकि मेरे अच्छे ग्रेड्स थे तो डिपार्टमेंट ने मुझे जॉब ऑफर की थी, तो वो फिर मैं ड्यूरिंग एमफिल वो जॉब कर रहा था। तो एक वो भी ऑप्शन था कि इसी को कंटिन्यू किया जाए और साथ में पीएचडी, और साथ में या कोई और या फ़ौरन देखा जाए। तो इसमें यह था कि जब वो अनाउंस हुई जॉब्स, तो हमने जैसे होता है सारे दोस्त अप्लाई कर रहे होते, मैंने भी इसमें अप्लाई किया क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिस्टम है वो काफ़ी फेयर है, तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूर करना चाहिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसमें। अच्छा, उस दौरान आप जॉब भी कर रहे थे? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में ही एज ए रिसर्च एसोसिएट कर रहे थे, और एमफिल कंप्लीट हो चुका था? एमफिल, हाँ, एमफिल ऑलमोस्ट थर्ड सेमेस्टर था जब मैंने अप्लाई किया। अच्छा। और जब जॉब हो गई थी, मेरी सिलेक्शन प्रोसेस 4-5 मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है। उस वक्त जस्ट मेरा जो था वो थीसिस कंप्लीट हो रहा था, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी में जो जॉब थी वो चल रही थी, और साथ ही वाली सिलेक्शन हो गई थी। अच्छा, तो पीपीएससी में आपने टॉप किया था? लेक्चरशिप वाला जो था ना उसमें मेरी 7th पोजीशन थी,
ओवरऑल पंजाब में लेक्चरशिप में 2012 में। तो उसमें मेरी 7th थी, लेकिन जब मैं बाद में मैंने सेकंड जो अटेम्प्ट ली थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। इसका क्या मतलब है कि क्या आप 2 अटेम्प्ट करते हैं या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा? पब्लिक सर्विस कमीशन में मतलब कि लेक्चरशिप की जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी वो लेक्चरशिप के लिए थी स्पेसिफिकली, और मैं उसमें सिलेक्ट हो गया। फिर होता है ये कि इंटरनल जैसे डिपार्टमेंटल डायरेक्ट सिलेक्शंस की पोस्ट आती हैं, वो ये थी। उसमें ये था कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में 5 इयर्स के बाद अगर आपका लेक्चरशिप का 5 ईयर एक्सपीरियंस है, साथ आपका एमफिल या एमएस डिग्री 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये 2017 में मतलब कि जब पोस्ट आई असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उस वक़्त मैं उसके लिए एलिजिबल था क्योंकि मेरे पास उसका रेलिवेंट 5 इयर्स एक्सपीरियंस था, साथ एमफिल क्वालिफिकेशन थी। तो मैंने फिर उसमें अप्लाई कर दिया। उसमें कोई भी कैंडिडेट मतलब अप्लाई कर सकता है जिसके पास ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स और 2 दफ़ा अप्लाई करना पड़ता है। पहले अगर कोई लेक्चरशिप के लिए है तो वो अप्लाई कर सकता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की अनाउंस होती हैं जैसे आजकल शायद अनाउंस हुई हैं, तो वो फिर उसके लिए भी अप्लाई करता है, अलग से अप्लाई, अलग सेपरेटली। यानी आपने 2 दफ़ा अप्लाई किया? मैंने 2 दफ़ा किया। पहली दफ़ा मैं अप्लाई किया, लेक्चर सेलेक्ट हो गया, जॉब मेरी चलती रही। 5 इयर्स के बाद मैंने सेकंड टाइम इसके लिए अप्लाई किया। आई सी। तो आपको क्या मुश्किल नहीं लगा? पीपीएससी में लोग तो एक ही दफ़ा अटैम्प्ट करते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं, तो वो कहते हैं कि बस अभी हम जॉब हो गई तो दोबारा क्या अप्लाई करना। तो आप इस हवाले से थोड़ा सा बताएं, क्या मोटिवेशन क्या था? और आपने टॉप भी किया असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन के लिए, तो थोड़ा सा टिप्स भी दें कि वो कैसे स्टूडेंट पढ़ें, पीपीएससी की तैयारी करें। हाँ जी, पीपीएससी की तैयारी जनरली हमारे यहाँ स्टूडेंट्स में या कैंडिडेट्स में एक ये है कि जब सीट्स आएँ तब हम किताबें उठाएं और पढ़ना शुरू करें। मतलब जनरल ट्रेंड हमारी मतलब के जो है पब्लिक का या स्टूडेंट्स का ये होता है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है वो उसको अगर आपने है ना कि आपका एम है या नहीं है, लेकिन उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर ज़रूर रखना चाहिए। और उसकी प्रिपरेशन जो है वो आप मतलब कि अनइंटेंशनली आप कर रहे होते हैं। मतलब हम डेली जो थे, जब हॉस्टल में रहते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो एक आदत थी डेली सुबह मतलब कि मैं जा रहा हूँ तो अखबार स्टैंड पे अखबार होता था, रोज़ उसको ना अखबार को ऐसे रीड करना। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती हैं, जनरल नॉलेज की, कुछ व्यूज़ आपको मिलते हैं। फिर उसके साथ साथ जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि उस वक्त ना चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली, उनकी जो बेसिक्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाएं। तो वो चीज़ मैंने अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने ये फ़ील किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में या इंटरव्यूज़ में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और ये नहीं होता कि मतलब 1 महीना पहले की जो रिवीजन्स थी या जो हमने प्रिपेयर किया होता है गाइड बुक से, वो भी काम आता है, लेकिन उतना नहीं आता। साथ में अगर आप जो है ना ड्यूरिंग अपने जो खासकर जो ये टाइम होता है बीएससी का और एमएससी का जो टाइम होता है, इसमें जो बेसिक्स हैं ना उनको अच्छे से आप लर्न करें, उनको अंडरस्टैंड करें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अपने पास मेमोराइज़ करें या उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। उनके बारे में थोड़ा सा कुछ और भी पढ़ें, टेक्स्ट बुक्स के अलावा भी पढ़ें। टेक्स्ट बुक के अलावा आप लाइब्रेरी से उस टॉपिक पे कोई किताब पढ़ लें, कोई नई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आ रही है उसको पढ़ लें। तो इस तरह से एक ओवरऑल आपके पास एक पिक्चर माइंड में बन जाती है, अपने फील्ड के लिहाज से भी, कुछ जनरल नॉलेज के लिहाज से भी, कुछ अपने कंट्री के जो इश्यूज़ हैं उनसे भी, कुछ ओवरऑल। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ना जब लेक्चरशिप का जब ये आया था टेस्ट अप्लाई किया हमने, तो अप्लाई करने के बाद ना टेस्ट जिस दिन था उससे 3 दिन पहले बहुत ज़्यादा डेंगू की वबा फैली हुई थी लाहौर में, और मुझे सीवियर किस्म का डेंगू फीवर था। इवन मैं लेक्चरशिप के लिए टेस्ट देने के लिए नहीं जा सक रहा था। मतलब मैंने प्रिपरेशन कुछ की, मैंने कुछ गाइड बुक्स ली। ये था कि मैं उन गाइड बुक से मैंने जो था वो एफएससी का जो सिलेबस है उसको रिवाइज़ किया, कुछ बीएससी का सिलेबस था, कुछ उसमें से चीज़ें देखी, और कुछ गाइड बुक्स में से मैंने जो थे वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की। बस वो मुझे 3-4 दिन का टाइम मिला। उसके बाद मुझे सीवियर फीवर था। तो दोस्त आए मेरे पास तो कहते कि आपने टेस्ट देने जाना है। मैंने कहा मेरी तो हालत बहुत ख़राब है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था। तो उन्होंने कहा चलें, किस्मत अच्छी थी कि वो जो सेंटर था वो यूनिवर्सिटी के पास ही था। तो दोस्तों ने कहा चलते हैं, पास ही सेंटर है तो आप टेस्ट दे दें। तो मैं टेस्ट देने जब गया तो बस ऐसे ही था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टेस्ट जो है वो सामने और बहुत सीवियर हेडेक और इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन मैंने उसको करता गया और मैं उसको देख रहा था
कि वो जो क्वेश्चन में थे उसमें वो थे क्वेश्चन जो मैंने बहुत पहले कहीं पढ़े हुए थे, बीएससी में या ड्यूरिंग एमएससी पढ़े हुए थे, उस तरह की चीज़ें थी। और मैं उनको सोचता था, फिर हाँ उनको क्रैक करता गया। तो मैंने देखा है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट हैं या एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट हैं, वो आपका प्रीवियस नॉलेज प्लस आपको एमसीक्यूज क्रैक करना आना चाहिए। आप उसका स्टेटमेंट पढ़ें, उसको ऑप्शन से कोरिलेट करें और फिर उसके बाद लॉजिकली आंसर लगाएं। अक्सर होते हैं वो, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो लोग क्या करते हैं वो इस तरह से रैंडमली फिल करके आ जाते हैं। तो उसमें आप बहुत प्रिसाइजली हर क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद उसके ऑप्शंस को देखें, उनको क्रैक करने की कोशिश करें। अगर तो वो आपको आता है देन इट्स गुड, अगर नहीं आता उसकी टर्म्स को, उसमें जो टर्म इस्तेमाल हुई है, यूज़ हो रही है, उसकी मीनिंग अगर आपने कहीं पहले पढ़ा हुआ है आपके माइंड में क्लिक हो जाता है उस वक्त। तो मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, तो फिर हम उसको प्रॉपरली सिलेक्ट करके वो आंसर लगा दिए। और मैंने 100 तक पूरे ही अटैम्प्ट किए, उसमें 100 मार्क्स का पेपर था। लोग कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो ये तो आप मतलब कि नहीं क्वालिफाई कर सकेंगे, लेकिन वो हो गया था पास। अच्छा, बड़ी इम्पोर्टेंट टिप्स दी हैं तनवीर खालिद साहब ने आपको, तो आप इसी को फॉलो करें। जैसे इन्होंने बताया कि कंटिन्यूस ये प्रोसेस है, आप बीएससी से एम करते हैं पीपीएससी के एग्ज़ाम की, तो ये जो सीएसएस का एग्ज़ाम है और पीपीएससी, इन दोनों में कितना फ़र्क होगा आपके ख्याल में? सीएसएस एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। उसमें तो वो मतलब कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक काफ़ी ज़्यादा उसमें सब्जेक्ट्स हैं, और फिर उनका जो पैटर्न है स्टडी है वो भी। लेकिन जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का है, वो इसी तरह से ही है कि आपका जो बैकग्राउंड से आप पढ़ते आ रहे होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एफएससी, बीएससी, और आपका इंटरेस्ट और आपके जितना ज़्यादा मतलब सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, अपना जो है वो नॉलेज को ब्रॉड करते हैं, अपनी आपकी जो स्टडी हैबिट है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं चीज़ें इसमें। आपका एमएससी और एमफिल में गोल्ड मेडल था, तो उसमें थोड़ी सी टिप्स बताइए जो देखने वाले हैं कि वो कैसे स्टडी करें, क्या तरीका होना चाहिए, कोई डिसिप्लिन, किसी डिसिप्लिन को उनको डिसिप्लिन होना पड़ेगा टाइम के हवाले से, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। इसमें जो मैंने एक चीज़ फील की थी, जो मैंने बीएससी की थी वो एनुअल सिस्टम होता था। एनुअल सिस्टम में जैसे पता है कि काफ़ी हमारे पास टाइम होता है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन का, और हम उसमें अपने एक कैलेंडर के मुताबिक चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम एमएससी में आए, तो मैंने एमएससी में जब मैं आया तो वो एक सेमेस्टर सिस्टम था जिसमें आफ्टर 2 मंथ्स आपकी मिड, फिर देन फाइनल। तो पहला जो सेमेस्टर था मुझे उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, इवन क्योंकि मूव करके आए थे वन सिटी टू ए न्यू सिटी, फिर यहाँ पर रेजिडेंस वगैरह हॉस्टल अरेंज करने में, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल अलॉटमेंट का थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो वो करते करते तकरीबन मिड टर्म आ गई। और हम तो वही तो होता है जैसे उसमें होते हैं एनुअल सिस्टम में कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते आएंगे एंड पे कर लेंगे। तो हुआ ये कि मेरे मिड टर्म के पेपर्स बहुत अच्छे नहीं हुए और मुझे बहुत परेशानी। मैंने कहा ये क्या हुआ, मतलब मैं बीएससी में बड़े अच्छे नंबर थे और एमएससी में आके अचानक से क्या हुआ है। तो फिर मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि सेमेस्टर सिस्टम को मतलब क्रैक करने का एक सबसे अच्छा टिप ये है कि उसमें आप डेली बेसिस पर अपना काम करें। मैंने ये बड़ा मतलब एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो बचपन से पढ़ते आते हैं बुक्स में कि रोज़ का काम रोज़ खत्म करें, और वही टिप थी। मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जो जितने आज लेक्चर्स हुए हैं अगर मैं उनको देखूं, और जितने लेक्चर्स भी हैं 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, उनको मैंने आज ही एटलीस्ट रीड आउट ज़रूर करके सुना है बुक में से। वो टॉपिक्स या जो हैंड्स आउट टीचर देते हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करके सोना है, और मैं थॉरोली इसको इजीली गो थ्रू करता। अब उसमें ये होता समटाइम कि थके होते थे क्योंकि हमारा जो लैब वर्क है थोड़ा सा वो एक्सटेंसिव होता था, तकरीबन 3, 4, 5, 6 बज जाते थे लैब में, फिर उसके बाद आना, और फिर उसमें हम ये होता था कि अगर कोई इन केस कोई सब्जेक्ट जो है वो रह गया है, मतलब ज़्यादा लेक्चर्स से, तो फिर मैं उसको मार्क करके रख लेता था कि ये मैंने वीकेंड पे पढ़ना है, और वीकेंड पे भी सैटरडे संडे को मैं ये इसको कंप्लीट करता था। बस सिंपल सी चीज़ थी, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं कहूँ कि मैंने कोई बहुत कोई जो था वो यूनिक किस्म का कोई टाइम टेबल बनाया हुआ था, या बस ये था कि इस रूटीन के साथ में सिंसियर था कि मैंने अगर ये काम आज इतने लेक्चर्स करने हैं तो मैंने करने हैं, बस ठीक है। सिंपल सी टिप थी इसमें, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी थी। हाँ, ये शुरू से बताया जाता है टीचर के हवाले से कि डेली का काम डेली करें, तो वही आपने रूटीन को फॉलो किया।
बस वो स्टूडेंट बाज होते हैं, वो अकोमुलेट होते रहते हैं जी। लेक्चर, तो फिर एंड पे जाके वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनके लिए पढ़ना और रिवाइज करना जी। बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने बड़ा अच्छा यहाँ पर जो है टीचर की बात को फॉलो किया कि आप उसी दिन का काम उसी दिन करें। जी। तो आपने एमफिल कर लिया, आपने पीपीएससी में लेक्चरशिप के लिए भी 7th पोजीशन थी, आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी टॉप पोजीशन थी। तो ये बताइए फिर आगे फिर आपने क्या पढ़ा, क्या किया? आपने क्या कहीं जॉब शुरू कर दी, फिर क्या किया आपने? हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पहली मेरी लेक्चरशिप थी वो थी एक पेरिफेरल एरिया में, शेखुपुरा की तहसील थी, शरकपुर शरीफ बल्कि है अभी भी तहसील। तो वहाँ पे मेरी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग थी। वो एरिया काफ़ी मतलब कि लाहौर से फासले पे है, 1-1.5 घंटे का मतलब कि ड्राइव है वहाँ से। तो पहला जो साल था मैंने तकरीबन वहाँ पर गुजारा, और फिर उसके बाद 1 साल गुजारने के बाद वो मुझे काफ़ी हेक्टिक लगता था। तो मैंने सोचा या तो लाहौर ट्रांसफ़र करवाया जाए ताकि मेन स्ट्रीम में आके मैं अपनी पीएचडी वगैरह जो है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट कर सकूं। तो फिर उसके बाद जो था मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में मीनवाइल लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई। तो इंटरव्यू कॉल आई, मैंने उसमें इंटरव्यू में अपीयर हुआ, मेरे उसमें हाईएस्ट मार्क्स इंटरव्यू के अंदर भी, मेरिट में भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन इसलिए नहीं हो सकी कि मेरा जो एमफिल कंप्लीट हुआ था ना वो थोड़ा सा लेट हुआ था कंप्लीट, जब वो एडवर्टीज़मेंट आई थी। तो मैंने काफ़ी पहले अप्लाई किया हुआ था अपने एमफिल कंप्लीट होने से पहले ही। तो उन्होंने ये मतलब कि ऑब्जेक्शन था कि आपकी जो है वो सिलेक्शन इस सीट पर नहीं हो सकती। लेकिन फिर बाद में जो थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो डायरेक्टर थे उस इंस्टीट्यूट के, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरशिप ऑफ़र की। तो फिर मैंने जो था वो 1 ईयर की कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरशिप जो थी वो मैंने यहाँ पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब थी यहाँ से लीव ली, 1 ईयर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट पे, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू लेने के बाद मैंने जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और 1 ईयर यहाँ पर एज ए लेक्चरर काम किया कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। देन उसके बाद फिर मैंने जो था वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजंस, डिपार्टमेंटल कुछ चीज़ें थी उनकी वजह से, और फिर मैंने दोबारा जो था वो ये पब्लिक सर्विस कमीशन वाली जॉब दोबारा ज्वाइन की मैंने। फिर मैंने गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में यहाँ आ गया, 3 साल यहाँ सर्व किया। मीनवाइल मैंने पीएचडी स्टार्ट की पंजाब यूनिवर्सिटी से और उसको कंटिन्यू किया। लेकिन फिर ये हुआ कि मेरा रिसर्च वर्क, फिर ये लेक्चरशिप के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जब सीट्स आई, इसमें मेरी, क्योंकि जो ये सिलेक्शन होती है दोबारा नए सिरे से होती है, इसमें दोबारा आप टेस्ट में अपीयर होते हैं, उसी तरह से इंटरव्यू होता है, फिर रीसिलेक्शन प्रोसेस होता है सारा। तो उसमें फिर ये हुआ कि रीसिलेक्शन में फिर आपकी अपॉइंटमेंट न्यू जगह पर होती है। तो मैं तो यहाँ दयाल सिंह कॉलेज में था, साथ में मैं जो था वो पैरेलल पीएचडी करा था पंजाब यूनिवर्सिटी से। लेकिन इस सिलेक्शन के बाद मुझे ये थोड़ा सा मतलब कि सफ़र करना पड़ा और सेक्रीफाइस बल्कि करना पड़ा कि मुझे जो मेरी न्यू पोस्टिंग थी वो फिर लाहौर से दूर और वो डिस्ट्रिक्ट कसूर में, तो वो फिर मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। 5 साल फिर मैं वहाँ रहा। मीनवाइल फिर मैंने पीएचडी को जो था फिर वो रोकना पड़ा मुझे। जी ठीक है, तो अभी आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं? अभी रिसेंटली जो था मेरा ट्रांसफ़र हुआ लास्ट ईयर मेरा, अब मैं गवर्नमेंट एमएओ ग्रेजुएट कॉलेज लाहौर में होता हूँ, जिसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो काफ़ी हिस्टोरिकल कॉलेज है, उसमें हूँ। तो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जी ठीक है। यहाँ मेरा एक जहन में आ रही थी चीज़, आपने लेक्चरशिप को ऑप्ट किया था या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप को ऑप्ट किया था जब पीपीएससी में आप हुए? नहीं, इसमें ये होता कि लेक्चरशिप जो थी वो मेरी पहले हो चुकी थी 2012 में, ठीक है, वो मैंने ज्वाइन कर ली, वो मैं लेक्चरशिप कर रहा था, और वो 5 इयर्स के बाद मैंने फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में दोबारा अपीयर हुआ। ठीक है। तो उसमें फिर जब सिलेक्शन हो गई मेरी, उसमें हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप न्यू सिलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं या आप प्रीवियस लेक्चरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वो एक 1 स्केल अपग्रेडेशन एंड सारे जो थे वो उसमें हमें मिल रहा होती प्रमोशन, तो मैंने डेफिनेटली फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। ठीक है, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही बात है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने स्टूडेंट्स को टिप्स भी दी। आप एफएससी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, तो ब्रीफली अगर आप उनको कोई टिप देना चाहें पढ़ाई के हवाले से, अब बीएससी को भी खैर पढ़ाते होंगे, तो एफएससी के स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं उन्हें कोई टिप देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें पढ़ाई के हवाले से। एक तो मैसेज आपने दिया कि डेली का काम डेली करें, इसके अलावा कोई आप
कोई डेफिशिएंसी देखते हैं जी। कि एफएससी के स्टूडेंट में ये डेफिशिएंसी मुझे नज़र आती है, फोकस नहीं है या टाइम ज़ाया करते हैं, इस हवाले से अगर कोई बात आप बताना चाहें एफएससी को जी या जी किसी भी स्टूडेंट जी को। जी जनरली वैसे एफएससी पे जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स के अंदर, डेफिशिएंसी तो नहीं कहेंगे, ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड है, वो ये है कि हम मैक्सिमम मार्क्स गेन करें बस। और मार्क्स गेन करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, इवन कई टीचर्स भी इनको ये टिप्स देते हैं कि आप जो है वो सिलेक्टिव स्टडी करें, जो पेपर पैटर्न आ रहा है मुसलसल उसी के मुताबिक आपने बस ये चैप्टर्स कर लें और कुछ चैप्टर्स जो हैं वो आप स्किप करें, लेकिन फिर भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। और बच्चा इस चीज़ से बहुत खुश होता है कि चले मेरा जो है वो बर्डन कम हुआ और वो इसी तरफ चल पड़ता है। लेकिन उसका नुकसान बच्चे को लॉन्गर टर्म में बहुत ज़्यादा, लॉन्ग टर्म में भी नहीं बल्कि इवन जस्ट आफ्टर एफएससी जब वो इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा होता है, समटाइम्स कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो उसमें शामिल होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स को कि सिलेक्टिव स्टडी को अवॉइड करें, और ताकि आपके जो सब्जेक्ट है जो भी आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, उसका एक क्लियर पिक्चर और उसका एक क्लियर बैकग्राउंड आपके माइंड में पूरा स्केच हो, पूरे सब्जेक्ट के बारे में, उसकी बेसिक्स के बारे में एटलीस्ट तो आपको पता तो हो। अगर आप कुछ चैप्टर वो बेसिक लेवल पे ही स्किप कर देते हैं तो वो डेफिशिएंसी फिर आपकी कभी पूरी होना बहुत मुश्किल होता है, उसकी बेस नहीं होती है आपके पास। एक तो ये है कि सिलेक्टिव स्टडी ना करें, ठीक है। तो और सेकंड जो चीज़ है उसमें ये कि जो भी पढ़ रहे होते हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अगर उसको ये नहीं कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही देखते हैं। उनको चाहिए कि आप आजकल तो इतने ज़्यादा इंटरनेट है, रिसोर्सेज हैं, ई लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पर कंसल्ट करें या अपने टीचर से पूछें और उनसे डिस्कस करें। इतने प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल अवेलेबल हैं, तो चीज़ों को बड़ा क्लियरली उसको अंडरस्टैंड करते जाएं। उससे ये होता है कि आपके माइंड में एक बर्डन क्रिएट नहीं होता। जब आपको, मुझे लगता है कि स्टूडेंट को जब कोई चीज़ समझ नहीं आती, सम टाइम वो उसको मेमोराइज कर लेता है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर माइंड में कहीं ना कहीं उस टॉपिक का, उस चीज़ का एक बर्डन उसके माइंड में जो है वो बिल्टअप हो रहा है, जिसको हम लाशूर में कहते हैं या सबकॉन्शियस में कह सकते हैं या अनकॉन्शियस में वो बिल्ट होता रहता है। और मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए। तो ये है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और डिटेल में आपसे बात की। तो ये थे असिस्टेंट प्रोफेसर तनवीर खालिद, जो कि इन्होंने बताया कि यहाँ जॉब कर रहे हैं कॉलेज में। तो यहाँ पर मैं देखने वालों से इजाज़त चाहता हूँ, आपसे अगले इंटरव्यू या व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।